नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है और ये मुद्दा जुड़ता है देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं देश के अलग अलग राज्यों की जेलों में बंद जो कैदी हैं उनके संदर्भ में, और इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर राज्यों को क्या खास दिशा निर्देश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है राज्यों को कि वे अपने यहाँ बंद जो कैदी हैं उनके रिहाई पर पुनः विचार करें। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि इस मामले में चाहे उस कैदी के द्वारा पहले से छूट के लिए आवेदन किया गया हो या फिर न किया गया हो, लेकिन तब भी क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को ये कहना है कि राज्य उन कैदियों की पूर्व रिहाई पर विचार करे, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाए, सही नीतियां बनाए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है? तो अलग अलग जो देश के राज्य हैं, जो विभिन्न वहाँ जेल हैं, वहाँ जो कैदी हैं, उन कैदियों के कारण वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ हो चुकी है, इतना दबाव हो चुका है। उस दबाव को कम करने के साथ उन कैदियों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए इस तरह का दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया है। तो इसी संदर्भ में इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे और डिटेल से उन पर बात करेंगे कि वो कौन सी आर्टिकल, कौन से संविधान के किसी खास कानून या किसी कानून के तहत देखें तो किस धारा के अंतर्गत वो बातें शामिल की गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों चर्चा में है, जिसके लिए हम आज बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि रेमिशन विदाउट एप्लीकेशन व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड वाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में ये कहा है राज्यों को, और उन राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जो राज्य हैं अपने यहाँ जेलों में जो बंद कैदी हैं उन कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर क्या करे, विचार करे। यही नहीं, ये भी बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये अलग बात है कि वो कैदी पहले से इस छूट के लिए अगर एप्लीकेशन डाला है, आवेदन किया है तो भी ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है। और इसके पीछे कारण यही दिया गया है कि इस समय भारतीय जेलों के ऊपर इन कैदियों का इतना दबाव पड़ रहा है कि इस कारण से इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो चुकी है, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो दिशा निर्देश है वो राज्यों को दिया है। अब इस पूरे मामले की अगर हम पृष्ठभूमि समझना चाहें तो देखिए, अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये जो फैसला है जिस खंडपीठ ने दी है उसमें जस्टिस अभय एस ओका है और जस्टिस उज्जवल भुयान है। इन्हीं की पीठ ने इनरी यानी कि पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इसी मामले में ये जो खास दिशा निर्देश है ये राज्यों को दिया है। यह एक स्व प्रेरणा वाला जो मामला है वो था, और जिसे 2021 में जेलों की जो भीड़ भाड़ है, ये जो समस्या है अपने देश में, इस समस्या को हल करने के लिए अदालत ने इस मामले को स्वयं ही शुरू किया था, और इसी कारण से इसे स्व प्रेरणा मामला कहा जाता है, जो स्यू मोटू केस है, इस नाम से जाना जाता है। इससे पहले 2013 के दो अलग अलग जो फैसले आए थे उनमें अगर हम देखें तो संगीत बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा जो मामला था वो मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य का था। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य सरकारें स्वतः अपने आधार पे स्व प्रेरणा से जो भी सजा है वो माफ नहीं कर सकती जब तक कि दोषी स्वयं आवेदन न करे। लेकिन अब का जो दृष्टिकोण है ये पहले के 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण था उससे ठीक उल्टा है। अब ये बात कही जा रही है कि अब जो राज्य हैं वो अपने यहाँ बंद कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार करे, और इसमें जो अब अंतर देखने को मिला है, ये देखने को मिला है कि जो दोषी है, जो अपराधी है, जो कैदी है, उसने चाहे समय पूर्व छूट के लिए आवेदन किया हो चाहे न किया हो,
फिर भी क्या है कि राज्य उन पर विचार करे। तो ये बात अब खुलकर सामने आई है। इसमें भारत में जो छूट है, जो रिमिशन है, उसका जो कानूनी अधिकार है, उस पर अगर हम बात करें तो छूट की जो शक्ति है, इसकी जो पावर है, ये किसके तहत आती है? तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में इसकी धारा जो 473 है और दंड प्रक्रिया जो संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 432 है, इसके तहत जो भारत के राज्य सरकारें हैं, उनको जो वहां दोषी हैं उनकी सजा कम करने या उनकी जो सजा है उसे समाप्त करने की जो शक्ति है, ये शक्ति दी गई है। और ये भी बात है कि ये शक्ति स्व प्रेरणा से या फिर जो भी यहाँ पर दोषी है, जो कैदी है, उसके द्वारा जो आवेदन है उस पर दी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्व प्रेरणा का मामला नहीं है, इसमें दोनों बातें कही गई है कि ये स्वतः भी संज्ञान लिया जा सकता है और यदि कैदी या जो भी दोषी है वो इसके लिए एप्लीकेशन दिया है, छूट की मांग की है, आवेदन किया है, तब भी ये किया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए, अगर हम छूट की बात करें कि छूट के लिए क्या कंडीशन रखी गई है, क्या इसके लिए लिमिटेशन बताए गए हैं, तो देखिए ये बात कही गई है कि जो बीएनएसएस की धारा है 475 और जो सीआरपीसी की धारा 433 ए है, ये दोनों जो धाराएं हैं, इन धाराओं के तहत ये बात कही गई है कि आजीवन कारावास प्राप्त जो दोषी हैं उनको न्यूनतम 14 वर्ष जेल में रहना अनिवार्य होगा। ये बात कही गई है, इससे कम नहीं किया जा सकता है। और राज्य जो सरकारें हैं, कुछ खास विशिष्ट मामलों में जो छूट है वो देने के लिए शर्तें लागू कर सकती हैं, जैसे कि जो दोषी है, जो अपराधी है, उसको नियमित रूप से जो भी पुलिस है उसे रिपोर्ट किया जाए, वहां उपस्थित होकर वो अपनी जो भी गतिविधियां हैं उनकी जानकारी देते रहे। ये अक्सर आप देखते होंगे कि मूवी में दिखाया जाता है कि किसी अपराधी को पुलिस बोलती है कि अगर तुम कहीं भी शहर छोड़ के जाओ तो उसकी सूचना पहले हमको दो, या फिर तुम बाहर देश से नहीं जा सकते हो। तो कुछ कुछ इसी तरह का ये मामला है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे समझना होगा, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इनके क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो हैं क्या और उनमें मूलभूत अंतर क्या है? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं और जो अनुच्छेद 161 है, इसके तहत राज्यपाल, इन दोनों को जो कैदी हैं या जो दोषी हैं उनसे जुड़े हुए जो भी सजा है उनको माफ करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो प्रदान की गई है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो छूट है और जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो यहाँ पर दिया जाने वाला जो क्षमादान है, दोनों पूरी तरह से अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक तरफ से देखें तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है? रिमिशन दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो वहीं जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है, इनके द्वारा क्या दिया जाता है? तो इनके द्वारा क्षमादान दिया जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम पार्डन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में मूलभूत अंतर ये दिया गया है। अब थोड़ा सा देख ले कि आखिर जो क्षमादान शक्ति है, जो पैडन पावर है, ये होता क्या है। देखिए, इस पावर का इतना ही मूलभूत तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए जो भी व्यक्ति दोषी ठहराया गया है, उस व्यक्ति को दंड से मुक्त करने या उसे कम करने की जो कार्यपालिका से शक्ति है, उसी से इसका तात्पर्य है। और एक तरह से देखें तो ये न्यायिक जो त्रुटियां हैं उनको सुधारने और मानवीय आधार पर दया दिखाने के लिए दी गई पावर है। जैसे ये हो जाए कि कभी न्यायालय के द्वारा कोई बाई मिस्टेक कोई भूल चूक हो जाए, तो उस स्थिति में न्यायालय के ऊपर भी कोई प्रश्न चिन्ह न उठाया जाए और इस तरह का जो समस्या है उसका भी समाधान कर दिया जाए। इस कारण से इस तरह की जो क्षमादान शक्ति है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रदान की गई है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो क्षमादान की शक्ति है भारत में, जो ये पावर राष्ट्रपति को और राज्यपाल को दी गई है, इसका संवैधानिक जो पहलू है वो क्या कहता है। तो देखिए,
राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 में मिलता है। राष्ट्रपति को जो भी क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है इन मामलों में होती है। यानी कौन से मामले हैं जिनमें राष्ट्रपति क्षमादान अपने शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए, केंद्रीय जो भी कानून है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे बनाए गए हैं, उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति दोषी करार दिया गया है और उसको सजा दी गई है, तो इस मामले में राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरी बात देखिए, जो भी कह सकते हैं जो सैन्य न्यायालय है, डिफेंस जो कोर्ट होते हैं, और वहां पर ये जो कोर्ट होता है, अगर अपने किसी सैन्य अधिकारी, किसी भी सैनिक या इस तरह के किसी भी मेंबर को अगर कोर्ट मार्शल करता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही उसे इस मामले से बचा सकता है। तीसरी बात देखिए, मृत्यु दंड को माफ करने, उसको कम करने, स्थगित करने या फिर रोकने की शक्ति, सबसे अधिक चर्चा इसी की होती है। ये कहा जाता है कि भारत में एक ही व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा दिए जाने वाले फांसी, जिसे आमतौर पे मृत्युदंड कहा जाता है, इस फांसी को क्या कर सकता है? पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। इस फांसी की सजा को कम कर सकता है, इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, और पहले हमने बताया कि इसको समाप्त भी कर सकता है। तो इस तरह की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। अगला देखिए, यहाँ पर अगर हम राज्यपाल की बात करें, जैसा कि हमने राष्ट्रपति की बात की, तो यहाँ पर ये बात कही गई कि जहाँ राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत ये अधिकार दिया गया है, वहीं राज्यपाल को ये जो क्षमादान की शक्ति है ये आर्टिकल 161 के तहत दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि राज्य के कानूनों के तहत दिए गए अपराधों की सजा को क्षमा, रोक, राहत, स्थगन और उसे और कम कर सकता है। ये शक्ति राज्यपाल को दी गई है, गवर्नर को दी गई है। जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। देखिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि वो पूरी तरह से जो किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दी गई है, मृत्युदंड की सजा दे दी गई है, तो वो उसे क्या कर सकता है? उसे माफ करने तक की शक्ति दी गई है। लेकिन राज्यपाल के मामले में ये शक्ति नहीं दी गई है। राज्यपाल क्या कर सकता है कि वो उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, माफ या उसे परिवर्तित कर सकता है। तो ये बात कही गई है। सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई कोई भी सजा है उसको क्षमा करने की जो शक्ति है वो भी राज्यपाल के पास नहीं है। ये जो शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि एक तरह से देखें तो जो सेना के अलग अलग विंग हैं उनका जो सुप्रीम होता है वो कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है, और राज्यपाल एक तरह से देखें तो राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अपने देश में क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है, इससे जुड़े हुए अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो क्षमादान की शक्ति है ये अलग अलग टाइप्स की होती है और इनका वर्गीकरण किया गया है। कुछ अलग अलग जो मामले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। जो इसका पहला प्रकार है उसको हम क्षमा कह सकते हैं, पार्डन कह सकते हैं। ये क्या होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी अपराधी को क्षमा देने से जो सजा है और जो दोष सिद्धि है दोनों समाप्त हो जाती है क्षमा के संदर्भ में, और यह दोषी को सभी जो उसे सजाएं दी गई हैं, जो दंड दिए गए हैं, उसकी जो अयोग्यता है उससे पूरी तरह से क्या करता है? मुक्त कर देता है। उसके ऊपर लगे सारे जो एलिगेशन है, जो कह सकते हैं जो दोष सिद्धि है, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये पहला जो इसमें क्षमादान है, इसमें प्रकार जो होता है वो क्षमा का होता है। दूसरा जो होता है वो लघुकरण का होता है। क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर जो कम्यूटेशन है, जो लघुकरण है, इसका मीनिंग इतना ही है कि जो सजा की प्रकृति है उसको बदलना। जैसे उसकी जो प्रकृति होगी उसे बदल दिया जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल ले, तो देखिए, तो जो लघुकरण है इसका उदाहरण इस तरह से दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या दिया गया है? तो उसे मृत्यु दंड दिया गया हो, तो इस मामले में क्या होगा कि इस सजा की प्रकृति को बदला जा सकता है। किसमें? तो इसे क्या किया जाएगा? इसे कठोर कारावास में तब्दील किया जा सकता है। इसी को हम लघुकरण बोलते हैं।
जिसे आगे साधारण कारावास में क्या कर दिया जाता है, इसे बदल दिया जाता है। तो इस तरह का जो दूसरा क्षमादान की शक्ति का प्रकार है वो लघुकरण है। ऐसे ही परिहार है, रिमिशन है। इसमें क्या बात कही जाती है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो सजा का टोटल टाइम पीरियड है, जो अवधि है, उसको उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन किए बिना क्या किया जाता है, उसे उस समय सीमा को कम कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कोई व्यक्ति है, उसे 2 वर्ष के लिए कोई कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा कि जो 2 वर्ष की कठोर कारावास की जो सजा, जो कठोर कारावास है, इसकी जो सजा सुनाई गई है, अब इसकी जो समय सीमा है उसे कम कर दिया गया। जहां पहले 2 वर्ष दिया गया है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उस कठोर कारावास की जो सजा की समय अवधि है उसे कम करके 1 वर्ष कर दिया गया है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखिए विराम है। विराम का मतलब यही होता है कि अगर कोई खास ठोस विशेष परिस्थिति है, उस कारण से मूल स्वरूप से दी गई सजा के स्थान पर उस सजा को कम कर दिया जाता है। जैसे कि कोई दोषी है, उसे कोई शारीरिक बीमारी हो गई, अक्षमता हो गई, महिला अगर कोई दोषी है और वो प्रेग्नेंट है, तो इस मामले में उसकी जो सजा है उसको कम कर दिया जाता है। ऐसे ही क्या है कि प्रविलंबन है, रिप्रीव है। इसमें क्या होता है, तो सजा को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है, टाल दिया जाता है, ताकि जो भी दोषी है उसको राष्ट्रपति से जो भी क्षमा है या दंड की जो परिवर्तन है उसकी मांग करने का जो समय है वो उसे प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्षमादान शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं, उनमें क्या बातें कही गई हैं और क्या उसके लिए कानून बनाए गए हैं, तो यह हमने देखा। अब देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उसकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आर्टिकल में हम देखते हैं तो पहला क्या है कि जो राष्ट्रपति को ये अधिकार मिलता है वो आर्टिकल 72 के तहत दिया गया है, और वहीं जो राज्यपाल है, राज्यपाल को जो ये शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 161 के तहत दी गई है। तो पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं, क्षमा करने की जो शक्ति है उसमें देखें तो राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है ये केंद्रीय कानूनों के तहत जो अपराध किए गए हैं उसके लिए दोष सिद्धि पर जो सजा दी गई है उस पर दिए गए हैं, जबकि राज्यपाल को राज्य कानूनों के तहत जो अपराध किए गए हैं उसके संदर्भ में क्षमादान की शक्ति इन आर्टिकल 161 में उल्लेख किया गया है। अब देखिए, अगर मृत्यु दंड के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो उसे राष्ट्रपति माफ कर सकता है। माफ करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकता है जिन पर हमने बात कर लिया, लेकिन इस मामले में जो राज्यपाल है वो केवल इस सजा को निलंबित या परिवर्तित कर सकता है। और सैन्य न्यायालय के संदर्भ में देखें कि अगर कोई सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल की सजा देता है तो इस कोर्ट मार्शल की सजा को क्षमा, कम या रोक सकता है कौन, तो राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल को इस संदर्भ में कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भी देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण की बात करें, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये 2013 के 2 फैसलों में कुछ इस तरह की बातें कहा था कि जो राज्य सरकारें हैं वो स्व प्रेरणा से जो भी उनके यहाँ जेलों में बंद जो कैदी हैं उनको क्या कर सकता है, समय पूर्व रिहाई नहीं दे सकता है। इसके लिए दोषी को पहले बाकायदा एप्लीकेशन देना होगा समय पूर्व छूट या रिहाई के लिए। इसके अलावा ये 2 मामले देखने को मिले थे, संगीत जो बनाम हरियाणा राज्य है और दूसरा था मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य। लेकिन अब जो नया फैसला 2024-25 का आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये माना है कि यदि कोई राज्य छूट निधि को लागू करता है, अगर इस तरह की पॉलिसी अपने यहाँ लाता है, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनता है कि वो सभी पात्र जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो कैदी हैं, उन पर स्वतः स्तर पे विचार करे और समय पूर्व जो रिहाई है वो देने के लिए प्रॉपर जो नीति हो सकती है उसको बनाए। अगर राज्य सरकारें ऐसा नहीं करती हैं
तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उस कैदी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया माना जाएगा और संविधान के आर्टिकल 14 के तहत एक तरह से ये कानूनों का उल्लंघन और उस व्यक्ति के अधिकार का हनन का भी मामला तय होगा। तो इस तरह का देख लिया हमने कि पहले सुप्रीम कोर्ट का 2013 में जो कैदी हैं उनके समय पूर्व रिहाई पर राज्यों के संदर्भ में क्या मानना था और अब क्या मान रहा है सुप्रीम कोर्ट, इसकी हमने चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यों को दिए गए जो निर्देश हैं उसमें क्या बातें कही गई हैं, तो देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गया। सभी राज्यों को 2 महीने के भीतर छूट के लिए व्यापक नीति तैयार करने की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दी है। यदि पहले से कोई नीति नहीं है, अगर उन राज्यों में पहले से ही कैदियों के समय पूर्व रिहाई से संबंधित कोई नीति है तो उसे प्रॉपर वे में वो राज्य लागू करे और जो भी इसके तहत योग्य क्षमा प्राप्त करने योग्य जो कैदी हैं उन्हें समय पूर्व जो रिहाई है वो देने का प्रयास करे। कौन? राज्य। ये अलग बात है कि उनके द्वारा आवेदन किया गया हो चाहे न किया गया हो। छूट के लिए उचित जो भी शर्तें हैं वो निर्धारित की जाए, जिनमें खास जो निम्नलिखित शर्तें हैं उनको अवश्य शामिल किया जाए। जैसे अपराध का जो उद्देश्य है वो क्या था, उसकी गंभीरता क्या थी, दोषी का जो आपराधिक बैकग्राउंड है वो क्या है, पुनर्वास की क्या उसकी संभावना है या फिर छूट से सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जिनको छोड़ने के बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके सामने बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे जो मानदंड तय किए जाएंगे तो उन पर विचार पहले राज्य कर ले कि ये जो व्यक्ति है कहीं आने वाले समय में हमारी सुरक्षा के लिए कोई समस्या तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही दोषी का जो आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जाए, उसके पुनर्वास की संभावना देखी जाए कि ऐसा तो नहीं कि वो बार बार अपराध करते रहे, तो ऐसे व्यक्तियों पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, हो सकता है कि भूल चूक से हो गया हो, तो इस तरह के जो उद्देश्य हैं और उसकी जो गंभीरता है इन पर भी विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खास दिशा निर्देश के तहत दिया है। अब देखिए छूट की जो शर्तें हैं वो बहुत कठोर, अस्पष्ट या दमनकारी नहीं होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खास तौर पे कही है और ये भी कहा है कि इस कारण से ये होना चाहिए क्योंकि जो दोषी हैं उन्हें इस छूट का लाभ भी प्राप्त हो सके। छूट रद्द करने से पहले जो दोषी हैं उनको नोटिस अनिवार्य तौर पे देना होगा और उसे जवाब दाखिल करने का पूरा एक समय भी राज्य जो है वो देगा। और छोटे या जो मामूली उल्लंघन के कारण जो भी दोष सिद्धि होने के बाद कारण जो भी लोग कैद में हैं तो उन्हें भी इस छूट के तहत कह सकते हैं कि लाभ प्राप्त होना चाहिए, लेकिन छूट रद्द नहीं की जानी चाहिए। ये बात कही गई है कि अगर मामूली कोई उल्लंघन है उस कारण से ये जो छूट है ये रद्द नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कही हैं। भारत में जेलों की जो स्थिति है अगर इसकी हम बात करें और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं इसका जो प्रभाव है तो इसमें कुछ बिंदुओं को हम लेते हैं। जैसे भारत की जेलों में क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि काफ़ी भीड़ है, इसका काफ़ी दबाव है। और इसी के संदर्भ में जो एनसीआरबी है, राष्ट्रीय जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसके 2022 के जो डेटा है उनमें ये बात कही गई कि भारत की जेलें 131.4% की क्षमता से अधिक भरी हैं। आप समझ सकते हैं कैपेसिटी है 100 की और यहाँ पर 131.4, कहने का मतलब कि ऐसी अगर कोई जेल है जिसमें सिर्फ 100 कैदियों को रखने की जगह है, उनके लिए जो भी आवश्यक ज़रूरतें हैं वो हैं, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि लगभग 32 जो कैदी हैं वो अधिक वहाँ पर बंद हैं और इस कारण से जो भी रसद है, जो भी सुरक्षा है, उनके लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए उस पर कह सकते हैं अधिक दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए जो कुल कैदी हैं उनकी संख्या दी गई है, चूंकि अब तो ये काफ़ी बढ़ चुकी होगी, और विचाराधीन जो कैदी हैं उनकी जो संख्या है आप देख सकते हैं 75.8% है। ये कहीं ना कहीं ये कोर्ट पर दबाव है क्योंकि ऐसे कैदी हैं
जिनके संदर्भ में अभी ये विचाराधीन है कि छोड़े जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे, क्या किया जाएगा। तो इस तरह की बातें एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में कही हैं। इसके अलावा समय से पहले रिहा हुए कैदियों के जो आंकड़े हैं उनमें आप देखेंगे 2020 में 2321 कैदी, 2021 में ऐसे ही 2350, 2022 में देखें तो 5000 कैदी, लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई थी। तो ये मामला आगे बढ़ा है और इसी के संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट ने खास दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो संभावित प्रभाव पड़ेगा, जो लाभ होगा, वो यही होगा कि जेलों में जो दबाव है, जो हमने बताया कि 100 जगह है और वहां 132 कैदी हैं, जो अतिरिक्त 32 कैदी हैं, इन कारण से इन जेलों में काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो वो दबाव कम होगा। कैदियों के पुनर्वास और उनके जो अधिकार हैं उनको बढ़ावा मिल सकेगा। राज्यों को अधिक जवाबदेहिता बनाया जा सकता है ताकि वे अपने छूट नियमों को क्या करें, पारदर्शिता और निष्पक्षता पूर्वक लागू कर सकें। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारत की छूट नीति को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जाएगी। और अब जो राज्य सरकारें हैं उन पर यह दायित्व होगा कि वे हर पात्र दोषी के छूट आवेदन पर स्वतः ही विचार करें, स्व प्रेरणा से उस पर कार्रवाई करें और इसके लिए प्रॉपर नीति भी तैयार करें, जिससे जो जेल है उन पर दबाव कम हो और जो भी कैदी हैं उनके जो अधिकार हैं उनका भी संरक्षण हो सके। और ये जो फैसला है इन कैदियों के अधिकारों से संबंधित, जो समानता का अधिकार हमारे आर्टिकल 14 में वर्णित है, उसके आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने, जो कैदी हैं उनके पुनर्वास की दिशा में एक ऐतिहासिक मदद के तौर पे देखा जा सकता है। तो इस पूरे मामले की हमने चर्चा की कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग राज्यों में बंद कैदी हैं उनके संदर्भ में राज्यों को खास दिशा निर्देश दिए हैं कि वहां बंद कैदियों के समय पूर्व रिहाई पर स्व प्रेरणा से जो राज्य है वो विचार करे। ये अलग बात है कि कैदी के द्वारा छूट के लिए समय पूर्व के लिए एप्लीकेशन दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। ये एक नया फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 2013 तक इसके ठीक विपरीत सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था। तो अब एक नया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और ये खास तौर पे जो भारत के अलग अलग राज्यों में जो जेलें हैं उन पर जो अत्यधिक दबाव है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जेलों की संख्या अगर हम बात करें तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या से लगभग 32% अधिक दबाव है। और इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो कैदी हैं उनके मानवाधिकार, उनके समानता के अधिकार, जेलों के ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए ये ऐतिहासिक पहल सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो इस पूरे मामले की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हमने विचार किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।